हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। बच्चों ये बायोलॉजी के अंदर हम जो न्यू सीरीज को डिस्कस कर रहे थे उस न्यू सीरीज का आज ये लास्ट लेक्चर है। आज के बाद आपको बायोलॉजी की टेंशन नहीं लेनी है। आज हमारी बायोलॉजी पूरी फिनिश हो रही है। हमारी पूरी बुक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, या हमारे बात करें हमारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हमें बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो सारे क्वेश्चन बच्चों आज के इस लेक्चर तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आज तक हमने इससे पहले के जो टोटल 8 लेक्चर को हमने लिया है, उनमें से आज ये हमारा जो नवा लेक्चर है, इस 9 लेक्चर में हमारी पूरी बायोलॉजी जो पूरी बुक है उसको मैंने विद एक्सप्लेनेशन के साथ तैयार किया है, पूरा अच्छे से फिनिश किया है। और बच्चों अगर आप लोगों ने एक एक लेक्चर को नहीं देखा है तो अब आपको टेंशन नहीं लेनी है। इस पूरी सीरीज का अब आपको रिवीजन कराया जाएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर ला सको। अब जो रिवीजन सीरीज चालू होने वाली वो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए शुरू की जाएगी। उसमें पूरी बायोलॉजी का आपको रिवीजन कराया जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाएगा, मॉडल पेपर आपको बताए जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए लाए जाएंगे जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बच्चों बिना समय को लेट किए हुए हम सीधे अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो बच्चों हमारा जो पहला आज का टॉपिक है घरेलू उत्पादों में घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव, यानी कि जो घर में हमारे खाद्य उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस तरीके से करते हैं। मतलब जो हमारे घर में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं, उनमें खाने वाली जो चीज़ें हैं उनमें हम जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह वगैरह, इनका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं। जैसे बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे दही की। तो बच्चों जो हमारा दही होता है इसमें हम स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइटस और लैक्टोबैसिलस वैल्गेरिस 2 बैक्टीरियाओं का प्रयोग करते हैं। देखिए दूध से दही बनाने के लिए जामन यानी कि जामन को हिंदी इंग्लिश में कॉगलैंड कहते हैं का प्रयोग किया। यानी कि दूध से अगर हमें दही बनाना है तो एक हम जामन डालते हैं। जामन का मतलब आप अगर दही रखते हो तो उसमें हम एक दही पहले से बना हुआ दही उसमें डाल देते हैं ताकि वो जम जाए। ठीक है, इससे जिसमें 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। जो हम जामन डालते हैं उसमें होता क्या है, 2 टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं। एक क्वेश्चन जो है बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान से और समझ लीजिएगा। जिसमें क्या होता है 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब जो बच्चों 2 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं उसमें होता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइटस और लैक्टोबैसिलस वैल्गेरिस। बच्चों होता क्या है, एक बैक्टीरिया क्या करता है दूध को दही में बदलता है, एक बैक्टीरिया क्या करता है दूध जो दही हमारा बन जाता है उसमें सुगंध यानी कि दही की जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है। तो बच्चों जो दूध से दही बनाने में काम करता है वो लैक्टोबैसिलस वैल्गेरिस होता है। जो लैक्टोबैसिलस वैल्गेरिस जो बैक्टीरिया होता है ये दूध को दही में बदलता है। यानी आपने दूध धरा, उसमें कॉकलैंड यानी कि आपने जामन डाल दिया, अब वो क्या करेगा दूध को दही में बदल देगा, यानी कि दही हमारा बन गया। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइटस ये बैक्टीरिया है, ये क्या करता है दही में क्या करता है सुगंध लाता है, यानी कि जो स्वाद जो मतलब उसमें महक एक अच्छी आती है वो लाता है। और उन सभी क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है जो हमने बात करेंगे नोट पॉइंट के अंदर। नोट पॉइंट में बात करते हैं दही में विटामिन B12 की मात्रा जो होती है। देखिए विटामिन B12 जो होता है उसमें दही में उसमें ज़्यादा होता है विटामिन, और दूध में उस कम होता है। यानी कि दूध से अगर वो दही बन जा रहा है तो उसमें विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ जा रही है। यानी कि दही में विटामिन B12 की मात्रा दूध से अधिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। समझ में है। अगला बच्चों देखिए, जिस प्रकार से हमारे खाद्य उत्पाद घरेलू खाद्य उत्पादों में हम दही में बैक्टीरियाओं का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से डबल रोटी आप लोग खाते हो जिसको हम ब्रेड भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेड कहते हैं ना, तो इसमें भी हमारे बैक्टीरिया वायरसेस का प्रयोग किया जाता है। कवक फंगस यानी कि आदि जो बैक्टीरिया वायरस इनमें से किसी ना किसी का प्रयोग जरूर किया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों डबल रोटी बनाने के लिए बनाने में क्या करते हैं ईस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका? ईस्ट का। एक कोष की कवक होता है बच्चों, इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ये चीज़ आपको याद रखना है, क्या नाम होता है सैकेरोमाइसिस सेरिवेसिस। सैकेरोमाइसिस सेरिवेसिस जो होता है ईस्ट का वैज्ञानिक नाम होता है। और ये आपसे बोर्ड एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। समझ रहे हो ना, यानी कि ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ऐसा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वहां पर आपको बताना रहेगा कि सैकेरोमाइसिस सेरिवेसिस जो होता है वो ईस्ट का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, इसके बेकर यानी कि जिनको हम इंग्लिश में स्ट्रेन कहते हैं, या बेकर आप कहिए या फिर स्ट्रेन कहिए, इसको आप ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो। बेकर या स्ट्रेन द्वारा वायु में उपस्थित वायु की उपस्थिति में जो हमारा बेकर या स्ट्रेन जो होगा इसी का किसका सैकेरोमाइसिस सेरिवेसिस यानी कि ईस्ट का। ठीक है, जो वायु होता है इस वायु की उपस्थिति में आटे में खमीर उठाया जाता है। खमीर उठाने का मतलब होता है जिससे ब्रेड और बिस्कुट पेस्ट बिस्किट तैयार किए जाते। देखिए होता क्या है, इनको छोड़ दिया जाता है जिससे आटे में खमीर उठने का मतलब ये होता है कि जो है आटा फूल जाता है।
इसमें दाने दाने पड़ जाते हैं, ताकि वो ब्रेड जो देखते आप लोग देखते हो बहुत अच्छी फूली रहती है ना, तो वो क्या होता है सैकेरोमाइसिस सेरेवियस इसको किण्वित कर देता है, यानी कि इसको फुला देता है। तो ये इसका काम होता है, ठीक है। तो आप डबल रोटी के बारे में मैंने बता दिया और दही के बारे में बता दिया। अगला टॉपिक देखिए बच्चों। तो बच्चों अगला जो है इसमें बात करेंगे औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, यानी कि जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं उनमें सूक्ष्मजीवों का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं। जैसे बच्चों वाइन बियर विस्की अन्य एल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण में, जैसे हमारे वाइन बियर विस्की आदि जो बनाते हैं, आप जो एल्कोहल पीते हैं, इनमें भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वायरस ईस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इनमें हम खाद्य उत्पादों में जो हमारे होते हैं, इनमें हम किस प्रकार से बैक्टीरिया वायरस का प्रयोग करते हैं, इसमें आपको बताना है। और ऐसे ही आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा और इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे बच्चों वाइन बियर विस्की ब्रांडी रम आदि एल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण में, यानी कि ये जो पदार्थ आपको दिए गए हैं रम वगैरह वगैरह जो एल्कोहल होते हैं, इन पदार्थों के कैसे पेय पदार्थ हैं, इनके निर्माण में ईस्ट कोशिका का प्रयोग किया, यानी कि ईस्ट जो कोशिकाएं होती हैं इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। होता क्या है, अंगूर के रस में सैकेरोमाइसिस सेरेवियस द्वारा किण्वित करके वाइन बनाई जाती है। जो हमारा बच्चों अंगूर का रस होता है उसमें सैकेरोमाइसिस सेरेवियस द्वारा उसको किण्वित किया जाता है और किण्वित करके हमारी वाइन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? वाइन बनाई जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना। जैसे बच्चों एक रिएक्शन है, हमारे पास एक ग्लूकोज था, ठीक, C6H12O6 था, इसमें हमने ईस्ट और जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में हमने जब इसकी क्रिया कराई तो हमारा एथिल अल्कोहल बन गया, यानी कि क्या बच्चों हमारे एक अल्कोहल है। ये रिएक्शन भी आपको याद रखना है। जब आप इसको लिखेंगे वाइन बियर विस्की औद्योगिक आदि निर्माण में, तो आप इस रिएक्शन को भी बोर्ड एग्जाम में बना देना, ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनर एक भी नंबर काटने की सोचे भी ना। समझ रहे हो ना। अगला बच्चों है बच्चों जूट व पटसन बनाने में। देखिए जूट व पटसन जो होता है, इनमें क्या होती है, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। हमारी जो रस्सियाँ होती हैं वो बनाई जाती हैं, ठीक है। इसमें भी हम कहीं ना कहीं बैक्टीरिया वायरसेस का प्रयोग करते हैं। जैसे होता क्या है, इसको ध्यान से और भी समझिएगा। देखिए जूट के पौधे से, देखिए जूट का जो पौधा होता है उससे रेसे अलग करने के लिए उन्हें, देखिए जूट का जो पौधा होता है उसके काट लेते हैं, ठीक है। उनमें से होता है जो उनके रेसे होते हैं, उनको अलग करने के लिए उन्हें पानी के हौज में रख दिया जाता है। उनको क्या किया जाता है, जूट के पौधे को पानी की जो पानी से भरा एक गड्ढा होता है उसमें रख दिया जाता है, यानी कि पानी के हौज में रख दिया जाता है। तब बैक्टीरिया के द्वारा, यानी कि जो बैक्टीरिया होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके फ्लोएम रेसे को अलग कर दिया जाता है। इसमें बैक्टीरिया के द्वारा इसके फ्लोएम जो रेसे होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है, जो फ्लोएम के रेसे होते हैं। अब इन रेसों के प्रयोग से ही रस्सी का निर्माण होता है। इन जो रेसे हैं, इन रेसों का प्रयोग ही हम करते हैं रस्सी का निर्माण करने के लिए। जो फ्लोएम से रेसे अलग किए गए थे बच्चों, इन रेसों का उपयोग हम किसके लिए करते हैं बच्चों, हम रस्सियां आदि बनाने में इसका फ्लोएम के रेसे का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में है। अगला टॉपिक देखिए। तो बच्चों जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे बायोगैस या फिर गोबर गैस के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन भी हमसे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बायोगैस में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, किस गैस की मात्रा जो होती है वो सबसे अधिक होती है, और इनमें जो जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है उन जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं। इन सारे क्वेश्चन को इसी हम टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जैसे बच्चों बायोगैस या फिर गोबर गैस होता है, इसमें क्या होता है, कई गैसों का मिश्रण है। ये जो बायोगैस या फिर गोबर गैस है, ये एक कोई गैस नहीं, ये कई गैसों का मिश्रण है। क्या है, एक कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें सबसे अधिक मात्रा में मेथेन की मात्रा होती है, यानी कि मेथेन होती है। यानी कि मेथेन का सूत्र होता है CH4, यानी कि जो बायो या फिर गोबर गैस है इसमें सबसे अधिक अगर किसी भी गैस की मात्रा होती है तो वो होती है मेथेन। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोगैस या फिर गोबर गैस में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा होती है, तो याद रखिएगा मेथेन, ठीक है। इसीलिए इन जीवाणुओं को मेथेनोजन कहते हैं। इन जो जीवाणु होते हैं इनको क्या कहते हैं बच्चों, मेथेनोजन कहते हैं। ये चीज भी याद रखिएगा, ठीक है। ये जीवाणु वातावरण में गाढ़े कीचड़ में मिलते हैं। ये देखिए जो जीवाणु होते हैं वातावरण में जो गाढ़े कीचड़ होते हैं वहां पर मिलते हैं। कौन? ये जो मेथेनोजन है, ठीक है, याद रखिएगा। कहां पर मिलते हैं? गाढ़े कीचड़ में मिलते हैं, ठीक है। इनका उपयोग बहित मल उपचार में किया जाता है। इनकी जो हमारे जीवाणु है मेथेनोजन, इनका जो उपचार किया जाता है बहित मल उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। ये जीवाणु गोबर तथा पशुओं के रुमैन में भी मिलते हैं। ये जो जीवाणु है बच्चों, एक गोबर हो गया या फिर पशुओं के जो रुमैन होते हैं उनमें भी मिलते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, सेलुलोज पर क्रिया करके उसे तोड़ देते हैं। ये बच्चों क्या करेंगे, सेलुलोज पर क्रिया करेंगे और उनको तोड़ देते हैं। यानी कि जो भी हमारे गाय भैंस वगैरह वगैरह जो जानवर होते हैं चारा खाते हैं उसमें सेलुलोज की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो उसमें सेलुलोज से क्रिया करके उसको तोड़ देते हैं। इनमें उत्पादन ज्वलनशील, इनका उत्पादन जो होता है ज्वलनशील गैस को बायोगैस कहते हैं। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, उत्पादन जो गैस जो ज्वलनशील गैस होती है जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है,
50 से 60% मेथेन गैस पाई जाती है। इसमें जो मेथेन गैस का परसेंटेज होता है, ये तो हमें पता है बच्चों सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है, मेथेन होती है। लेकिन बच्चों इनमें मेथेन गैस की कितनी परसेंटेज होती है, तो बच्चों आधे से ज़्यादा यानी कि 50 to 60% होती है वो मेथेन गैस पाई जाती है बायोगैस के अंदर। ठीक है बच्चों, अगला एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन है जो भी हमसे बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, बायोगैस किन बैक्टीरियाओं द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि जो बायोगैस उत्पन्न की जाती है वो किन बैक्टीरियाओं के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो याद रखिएगा आर्की बैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस उत्पन्न की जाती है। अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि मेथेन जो बायोगैस होती है एक किस बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न की जाती है। बैक्टीरिया को मेथेनोजन कहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस बैक्टीरिया को हम कहते क्या, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है। तो बच्चों वो है हमारा बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया, चीज आपको याद रखना। ठीक है, अगला बच्चों है किसकी खोज के फलस्वरूप एंटीबायोटिक का विकास संभव हुआ, यानी कि किसने खोज कर दिया, उसके फलस्वरूप एंटीबायोटिक्स का जो विकास था वो संभव हो गया। तो बच्चों एंटीबायोटिक्स के विकास का जो संभव हुआ किसकी खोज के फलस्वरूप, उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। एक क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों सेप्टिक टैंक का उपयोग है, यानी कि जो बच्चों सेप्टिक टैंक होता है इसका क्या उपयोग होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो बच्चों जो सेप्टिक टैंक होता है इसका बड़े बड़े कस्बे में प्रयोग होता है। देखिए जिन कस्बों में सीवेज विसर्जन की व्यवस्था नहीं होती, देखिए ऐसे कस्बे जहां पर सीवेज विसर्जन की जो व्यवस्था नहीं होती है वहां पर सीवेज के प्राथमिक उपचार के लिए सेप्टिक टैंक बनाते हैं। देखिए बच्चों जिन कस्बों में सीवेज विसर्जन की व्यवस्था नहीं होती है वहां पर क्या करते हैं, सीवेज के प्राथमिक उपचार के लिए सेप्टिक टैंक बनाते हैं। कौन से, सेप्टिक टैंक बनाते हैं। इसमें घरों से निकले कार्बनिक पदार्थों का निम्नीकरण किया जाता है, यानी कि इसके द्वारा किया जाता है, सेप्टिक टैंक के द्वारा जो घरों से निकलने वाले कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका निम्नीकरण किया जाता है, यानी कि उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, अगला बच्चों हमारा टॉपिक या क्वेश्चन समझिएगा कुछ भी कि क्या होता है एक प्रोटीन, एक कोश का प्रोटीन या सिंगल सेल प्रोटीन किसे कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा सकता है, यानी कि एक कोश का प्रोटीन या फिर सिंगल सेल प्रोटीन किसे कहते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया या फिर जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा जीवाणु ठीक है को हाइड्रोजन अपशिष्ट पर संवर्धित करते हैं। देखिए साइनोबैक्टीरिया लेते हैं और जीवाणुओं को लेते हैं, उनको क्या करते हैं, हाइड्रोजन अपशिष्ट पर संवर्धित करते हैं, जिससे उच्च कोटि की प्रोटीन प्राप्त होती है। जिससे होता क्या, एक बहुत ही उच्च कोटि की प्रोटीन प्राप्त होती है। अब बच्चों जो उच्च कोटि की प्रोटीन प्राप्त होती है इस प्रोटीन को ही हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर मैंने एक नोट बताया है, क्योंकि जो भी मैं नोट बताता हूँ उसको मैंने रेड पेन से लिख दिया है, और अगर इसको मैंने नोट पेन से लेटर से लिखा है तो इसका मतलब है उपयोगिता आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। तो सिंगल सेल प्रोटीन जो होता है इसमें वसा की मात्रा नगण्य होती है। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में बन जाए, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादातर क्या बनते हैं, ऐसे बनते हैं जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन से निकाले जाते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के नहीं आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर से ही छांटे जाते हैं। ठीक है, तो सिंगल सेल प्रोटीन में क्या होता है, वसा की मात्रा नगण्य होती है। वहां पर आपके कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, 50%, 100% होती है, फुल होती है, नहीं होती है, तो एक ऑप्शन नहीं होती या फिर नगण्य होती है, ऐसा आपको दिया रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला बच्चों हमारा जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। देखिए बच्चों जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है इसको सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। देखिए जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग कार्ल इरेकी ने किया था। देखिए जैव प्रौद्योगिकी जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले जो बात की जाए तो कार्ल इरेकी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने किया था। जैव प्रौद्योगिकी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो जैव प्रौद्योगिकी शब्द है वो दो शब्दों को मिलकर, एक तो जैव है दूसरा प्रौद्योगिकी है, दो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें जैव का क्या अर्थ है, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। देखिए जैव अर्थात जीव विज्ञान से संबंधित है। जो जैव है अर्थात जीव विज्ञान से संबंधित, तो जैव का अर्थ हो गया जीव विज्ञान से, तथा प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक, जिसका अर्थ होता है प्रौद्योगिकी या तकनीक में जीव का उपयोग। यानी कि जो प्रौद्योगिकी है इसका अर्थ होता है तकनीक, जिसका अर्थ है तकनीक, प्रौद्योगिकी या तकनीक में जीव का उपयोग, ये समझिएगा। जीव विज्ञान का, जीव का क्या अर्थ है, विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, तथा प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक, प्रौद्योगिकी को ही हम तकनीक कहते हैं, जिसका क्या अर्थ होता है बच्चों, प्रौद्योगिकी या तकनीक में जीव का प्रयोग। तो ये तो हमारी हो गई जैव प्रौद्योगिकी की बात। ठीक है बच्चों, एक हमारा टॉपिक होता है आनुवांशिक इंजीनियरिंग, को इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए बच्चों आनुवांशिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, और एक होता है रासायनिक केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो दोनों को मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। देखिए आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या फिर आरएनए की संरचना में, देखिए जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें डीएनए या फिर आरएनए होता है। ठीक है, उसकी संरचना में परिवर्तन कर उसकी क्या करते हैं, जो नॉर्मल चेन रिएक्शंस होते हैं उसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन कर इसे किसी पोषक कोशिका में प्रवेश कराना
यानी कि इसको क्या करते हैं, इसमें परिवर्तन करके किसी भी पोषक कोशिका में प्रवेश कराना, जिससे उसके जीनोटाइप यानी कि फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब होता है उसको दिखने वाले लक्षण, यानी कि लक्षण प्रारूप में इच्छित परिवर्तन किया जा सके। उसका जो लक्षण प्रारूप है उसमें किसी न अपने इच्छा के अनुसार उसमें चेंज किया जा सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग करते हैं, किसमें हम आनुवंशिक पदार्थ में कर रहे हैं। तो ये हो गई बच्चों हमारी आनुवंशिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, समझ में है। अगला बच्चों आता है केमिकल इंजीनियरिंग। तो बच्चों अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की, तो इसमें क्या होता है, एक केमिकल इंजीनियरिंग या रासायनिक इंजीनियरिंग है। इसमें निर्जमीकृत परिस्थितियों में सुकेंद्रीय कोशिका की व्यावसायिक स्तर पर, देखिए इसमें होता क्या है, निम्नीकृत परिस्थिति जो होती है यानी कि बहुत क्रिटिकल स्टेज जो होती है, निम्नीकृत परिस्थिति में सुकेंद्रीय कोशिका की व्यावसायिक स्तर पर वृद्धि द्वारा, यानी कि इसकी व्यावसायिक स्तर पर बहुत ज़्यादा स्तर पर वृद्धि के द्वारा किसी भी जैव प्रौद्योगिकी उत्पाद जैसे एंटीबायोटिक्स, एंजाइम का उत्पादन करना रासायनिक इंजीनियरिंग कहलाता है। यानी कि हम जो भी एक प्रकार के केमिकल देखते हैं जो हमारे बनते हैं, एंटीबायोटिक्स बनते हैं, वो एंजाइम का उत्पादन कराना ही केमिकल इंजीनियरिंग कहलाते हैं, रासायनिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जैसे आजकल रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कैंसर के उपचारों में बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो वो कैसे बनाए जाते हैं बच्चों, रासायनिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही बनाए जाते हैं। समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे बायो रिएक्टर या फिर जैव रिएक्टर के बारे में। इसका उपयोग क्या होता है, इसका हम उपयोग क्यों करते हैं, होता क्या है, क्योंकि बायो रिएक्टर हो गया, बायोगैस हो गया, जो टॉपिक हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, आप लोग किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना, वहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों जो बायो रिएक्टर हो गया फिर जैव रिएक्टर होता है, देखिए इसमें क्या होता है, व्यवसायिक दृष्टि से इसका इच्छित उत्पादन में से अधिक उत्पादन में बायो रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, व्यवसायिक जो दृष्टि होती है यानी कि ज़्यादा अगर उत्पादन करना होता है तो इच्छित उत्पाद से अधिक अगर हमें उत्पादन करना है तो बायो रिएक्टर या फिर जैव रिएक्टर का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके द्वारा 100 से 1000 लीटर तक का संवर्धन माध्यम तैयार किया जा सकता है। इस जो बायो रिएक्टर होता है इसके माध्यम से 100 लीटर से हम 1000 लीटर तक का संवर्धन माध्यम तैयार कर सकते हैं। लेकिन अब तो इससे ज़्यादा के भी आ गए होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इतना भी लिख देना है। यानी कि 100 से 1000 लीटर तक का संवर्धन माध्यम हम तैयार किया जा सकता है। इसमें हो सकता है क्या, सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं एवं मानव की कोशिकाओं का संवर्धन किया जाता है, यानी कि उसका इसमें ग्रो कराया जाता है, जो भी किया जा सकता है वो सारे काम किए जाते हैं। बायो रिएक्टर जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण पीरियोडिक हाउस रिएक्टर होता है, क्या होता है, एक साधारण विलोडक हाउस रिएक्टर होता है और दूसरा बच्चा होता है दंड विलोजक हाउस रिएक्टर। इनसे ज़्यादा डेप में नहीं आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे बायो रिएक्टर ही पूछा जाएगा। तो नो टेंशन, आपको ये दो याद रखना है। कौन कौन से होते हैं, साधारण विलोडक हाउस रिएक्टर, एक होता है दंड विलोडक हाउस रिएक्टर, ठीक है, दो याद रखिएगा, कोई भी टेंशन नहीं है बच्चों। अगला हमारा जो टॉपिक है PVR 322। देखिए PVR 322 आप लोगों ने अगर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को आप देखते होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कई बार आया है PVR 322। देखिए PVR 322 से क्या होता है, अगर हम बात करें तो एक प्लाज्मिड की तरह इनका भी प्रयोग होता है, समझिएगा। किसी प्राकृतिक संवाहक में संवहन के सभी गुण उपस्थित नहीं होते हैं। देखिए कोई भी प्राकृतिक संवाहक है यानी कि ले जाने वाला है, उसमें संवहन यानी कि ले जाने के सभी गुण उपस्थित नहीं होते, ठीक है, लेकिन जो हम अपने अनुसार बनाएंगे उसमें सारे गुण उपस्थित होंगे। इसमें आवश्यकता अनुसार, इसमें आवश्यकता यानी कि जिसकी जरूरत है, आवश्यकता अनुसार जीन को जोड़कर या अवांछित जीन को हटाकर, यानी कि जिसकी में जरूरत नहीं है उस जीन को हटा देंगे या फिर जिस जीन की में जरूरत है उसको हम जोड़ देंगे। आदर्श संवाहक तैयार किया जा सकता है, यानी कि आदर्श संवाहक यानी कि एक अच्छा संवाहक तैयार किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बच्चों PVR 322 से इसे ई कोलाई बैक्टीरिया से तैयार किया गया। जो बच्चों PVR 322 से कहाँ से तैयार किया गया, ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बच्चों यहाँ पर क्या है, ई का मतलब होता है इशरिचिया कोलाई, ठीक है। इसमें होता है क्या है, इसमें P क्या है, B क्या है, R क्या है और 322 क्या है, ठीक है। P बच्चों है जो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से है संबंध है इसका, B है बोलीवर से, वैज्ञानिक के नाम से है जिसका नाम था बोलीवर, और R बच्चों है रोड्रिगेज से लिया गया, तथा 322 जो है इसका क्रमांक संख्या है, ये क्रमांक नंबर है, ठीक है, समझ में आया। अगला देखिए बच्चों, जैसे बच्चों हमारा जो टॉपिक है एक अगला है जो बीटी फसलें। अब देखिए यहाँ पर बीटी कपास भी आता है, बीटी बैंगन। अगर आपने बीटी फसलें समझ लिया तो आप बीटी कपास भी लिख सकते हो, बीटी बैंगन भी लिख सकते हो, नो टेंशन। अगर आपने बीटी फसलों को अच्छे से समझ लिया, देखिए क्या होता है, मृदा में पाए जाने वाला क्षण आकार का एक बैक्टीरिया होता है, यानी कि जो हमारी मृदा यानी कि मिट्टी में एक पाया जाता है एक क्षण आकार का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है बच्चों बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ठीक है। जिसका नाम क्या है बच्चों, बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ठीक है। इसमें एक जीन जिसका नाम है बच्चों क्राई जीन पाया जाता है।
यानी कि एक छड़ाकार का बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरेंजिएसिस, इसमें एक एंजाइम एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है क्राइजीन पाया जाता है, जो एक प्रोटीन बनाता है, क्राइजीन जो है वो क्या एक प्रोटीन बनाता है जिसे प्रोटॉक्सिन कहते हैं। जो क्राइजीन जो प्रोटीन बनाता है इसे हम प्रोटॉक्सिन कहते हैं। लेकिन प्रोटॉक्सिन की खासियत क्या है इसको समझिए, ये प्रोटॉक्सिन बैक्टीरिया में निष्क्रिय रहते हैं। ये जो प्रोटॉक्सिन है बच्चों, ये बैक्टीरिया में तो निष्क्रिय है, याद रखिएगा, ये जो प्रोटॉक्सिन है बैक्टीरिया में निष्क्रिय होता है। फिर इसके जीन को, यानी कि ये जो प्रोटॉक्सिन प्रोटीन बन रही है क्राइजीन के कारण बन रही है ना, फिर इसके जीन को वैज्ञानिक द्वारा पौधों में ट्रांसफर कराया जाएगा। अब इसका जो जीन था क्राइजीन, इसको क्या किया गया बच्चों, पौधों में ट्रांसफर कराया गया। अब आप जायज़ सी बात है, अगर पौधों में ट्रांसफर कराया गया तो पौधों में भी क्राइजीन बन रहा होगा, प्रोटॉक्सिन बन रहा होगा, कराया गया। अब क्या हुआ, पौधों में क्राइजीन होने के कारण प्रोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होने लगता है। अब जो हमारे पौधे हैं इनमें भी क्या होता है, क्राइजीन हो गया, तो इसीलिए इसमें भी प्रोटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण होने लगता है। और जो पौधों में भी निष्क्रिय होती है, क्योंकि इसके लिए क्षारीय माध्यम चाहिए, क्षारीय माध्यम में मिलते ही ये सक्रिय हो जाएगी। जो प्रोटॉक्सिन प्रोटीन है क्या पौधों में भी निष्क्रिय है, लेकिन कोई कीट पौधे को खाएगा, लेकिन कोई भी कीट है जब पौधे को खाएगा, इसी प्रकार से जब कपास को खाएगा, तो आप लिख दीजिए जब कपास को खाएगा या फिर जब बैंगन को खाएगा, ठीक है, जो भी आए, जब पौधे को खाएगा तो उसमें प्रोटॉक्सिन सक्रिय हो जाता है। होता क्या, जो भी हमारा जीव होगा, कीट होगा, उसकी आंत जो होगी उसमें क्षारीय माध्यम होता है, ठीक है। अब जैसे ही क्षारीय माध्यम मिलेगा सक्रिय हो जाएगी, सक्रिय हो जाता है और जहर उत्पन्न होने लगता है, और जहर उत्पन्न होने लगा और फिर जहर कीट के अंदर जाने पर वह कीट मर जाता है। इसीलिए हमारे जो बीटी बैंगन, बीटी कपास, बीटी फसलें होती हैं, इनमें क्या होता है, कीड़े वगैरह बहुत कम लगते हैं, यानी कि ना के बराबर लगते ही नहीं है। ऐसे मान के चलिएगा, समझ में है ना कि बीटी फसलें क्या होती हैं। अब अगर आप बीटी कपास की बात करें तो आप जहाँ पर पौधे की हमने बात की कपास करते चले गए, बैंगन की बात की वहाँ पर पौधों के स्थान पर आप बैंगन कर सकते हो, नो टेंशन। और भी सारी रामायण आपको यही लिखनी, समझ में आ गई ना। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे फ्लेवर स्लेवर टमाटर के बारे में। यानी कि फ्लेवर स्लेवर टमाटर क्या होता है, इसको फ्लेवर स्लेवर टमाटर जो होता है क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। आजकल मार्केट में जो भी टमाटर आ रहे हैं वो सारे फ्लेवर, जो सारे टमाटर हैं वो फ्लेवर स्लेवर ही टमाटर है। देखिए टमाटर की पेक्टिन में पीजी जीन बनता है। देखिए टमाटर की जो पेक्टिन होती है उसमें एक जीन बनता है जिसका नाम है पीजी जीन, ठीक है। और ये जीन एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम होता है पॉलीगैलेक्टोनिस, जिसको मैंने हिंदी में लिख दिया पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक। देखिए पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक जो एक एंजाइम होता है जो कहाँ पर बनता है, पीजी जीन होता है और ये पीजी जीन जो होता है एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम होता है पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक है। ये जीन क्या होता है, अल्फा 1,4। देखिए ये जो जीन है पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक, ये क्या होता है, अल्फा 1,4 बांड को लूज यानी कि नरम कर देता है। देखिए हमारे जो टमाटर के पेक्टिन के अंदर एक बांड होगा, टमाटर में जो बांड होंगे उनमें क्या होता है अल्फा 1,4। इसको आप अल्फा 14 मत समझना, कामा लगाए, अल्फा 1,4 बांड को क्या कहता है लूज का मतलब उसको नरम कर देता है, जिसकी वजह से टमाटर जल्दी पक जाता है। आप लोग देखते हैं देसी टमाटर जो होते हैं वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, लेकिन तब फ्लेवर सेवर टमाटर बनाने के लिए पीजी जीन को निष्क्रिय कर दिया जाता है। लेकिन फ्लेवर सेवर अगर मैं टमाटर बनाना है तो उसके जीन जो है पीजी जीन जो है उसको निष्क्रिय कर देंगे, ना ही पॉलीट्रेगेस्टनिक एंजाइम बनेगा, ना ही कोई इसका जो अल्फा बांड जो जीन है वो जीन जो है अल्फा 1,4 बांड को लूज कर पाएगा, और ना ही हमारा टमाटर जल्दी पकेगा, ना ही जल्दी ढीला पड़ेगा, ठीक है। तो ये जीन जो होता है पीजी जीन को फ्लेवर सेवर जो टमाटर होता है उसमें निष्क्रिय कर दिया जाता है, समझ में आ गया, ठीक। अगला बच्चों हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी, चिकित्सा थेरेपी या फिर जीन सर्जरी। और जो बोर्ड एग्जाम 2022 हुआ था उसमें शायद एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मेरे कई सारे विद्यार्थियों ने 2022 का बोर्ड एग्जाम दिया था, उसका मेरे पास पेपर भी रखा है। तो जीन थेरेपी या जीन चिकित्सा के बारे में वहां पर भी पूछा गया, ठीक है। अगर बच्चों बात करें जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी क्या होती है, आनुवंशिक रोग की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिका एवं ऊतकों में उस रोग को सामान्य क्रियाशील जीन के यानी कि उस रोग के सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराना या त्रुटिपूर्ण जीन को जीन में आवश्यकता अनुसार सुधार या परिवर्तन करने को ही हम जीन थेरेपी कहते हैं। अगर आप इसको इस लैंग्वेज से दूर हटेंगे, थोड़ा हमारी लैंग्वेज पर आएंगे तो हम बताते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपके शरीर में कोई रोग है, आनुवंशिक रोग है या फिर कोई भी बाद में रोग हो गया, तो हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि रोग जो होते हैं सारे जीन के कारण ही ट्रांसफर होते रहते हैं, ये चीज़ आपको पता है। जीन एक एंजाइम बनाता है, एंजाइम वगैरह वगैरह ये क्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो क्या होता है, आनुवंशिक रोग है, उस रोग को हम अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे,
हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे रोग को ठीक कराने के लिए। अगर वो डॉक्टर क्या करेगा, उस रोग से रिलेटेड कोई अगर जीन है तो वो आपके अंदर प्रवेश कराएगा, या उस रोग में कोई जीन है उसको डालवाएगा, या फिर कोई ऐसा जीन है जो उस रोग को उत्पन्न कर रहा है तो उसको निकाल लेगा। यानी कि त्रुटिपूर्ण जीन में आवश्यकता अनुसार सुधार या परिवर्तन करने को ही जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, समझ में? कोई त्रुटिपूर्ण जीन है उसमें क्या आवश्यकता अनुसार सुधार करेगा या फिर परिवर्तन करेगा, उसको ही हम जीन थेरेपी कहते हैं। समझ लीजिए, आप परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है संरूपण किसे कहते हैं। तो वे प्राणी या वे जीव जो अपने आंतरिक पर्यावरण को स्थिर नहीं रख पाते उन्हें हम संरूपण जीव कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, छोटी सी परिभाषा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा जो टॉपिक है उसमें बात करते हैं समस्थैतिक किसे कहते हैं। समस्थैतिक किसे कहते हैं? तो कुछ जीव अपने आंतरिक वातावरण और पीएच को स्थिर बनाए रखने की क्षमता होती है। देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो आंतरिक वातावरण और पीएच को स्थिर बनाए रखने की क्षमता होती है, जिसे हम समस्थैतिक कहते हैं। ऐसे जीव जो नियामक जीव कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए, हम लोग जो है एक हमारा आपका जो टेम्परेचर होता है वो नियमित रहता है, वो चाहे जाड़े सर्दी में हम उसको बनाए रखने के क्या करते हैं, लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारे शरीर का तापमान। हम उसको अगर गर्मी होती तो कपड़े कम पहनते हैं, लेकिन जाड़े में हम जानते हैं कि हमारा बाहरी टेम्परेचर लो है, हमें अपना आंतरिक टेम्परेचर बनाए रखना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जर्सी वगैरह आप देखते हैं, आपको सर्दी लगती है तो आप पहन लेते हैं ना। लेकिन मेढक वगैरह क्या करते हैं, उनमें एक क्षमता नहीं होती, वो मिट्टी के अंदर घुस जाते हैं। आप कभी देखोगे पानी पे तैरते रहेंगे, ठीक है, तो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं वातावरण के अनुसार। ठीक है, अगला बच्चों है जैव विविधता क्या होती है। देखिए बच्चों, जैव विविधता क्या होती है इसको भी ध्यान से समझिए। जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भिन्नता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। आप में और हम में जो जैव विविधता पाई जाती है उसको ही हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के जनक एडवर्ड ओ विल्सन है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब बच्चों, जैव विविधता जो होती है वो कई प्रकार की हो सकती है, लगभग 3 प्रकार की मोस्टली होती है। एक आनुवांशिक जैव विविधता होती है, एक पारिस्थितिक जैव विविधता होती है, एक जातीय जैव विविधता होती है। बच्चों, इसमें मैंने नोट डाउन नहीं किया, आप लोग अगर एक हेडिंग डालेंगे तो आप लिखिएगा, एक हेडिंग डालिएगा आनुवांशिक जैव विविधता, डालिए जल्दी से। आप लोगों ने हेडिंग लगा ली आनुवांशिक जैव विविधता, उसमें लिख दीजिएगा आनुवांशिक जैव विविधता, एक ही परिवार के सदस्यों में पाई जाने वाली, भाई बहन में पाई जाने वाली भिन्नता को ही आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, एक पारिस्थितिक जैव विविधता होती है बच्चों, एक ही पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली भिन्नता को पारिस्थितिक जैव विविधता कहते हैं। एक होती है जातीय जैव विविधता बच्चों, एक ही जाति के जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता को जातीय जैव विविधता। ज़्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं, इतना आप लिख दीजिए। ठीक है, अब बच्चों हमारा टॉपिक है एक IUCN, इन सभी के फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे। बच्चों, IUCN एक क्या है, संस्था है। वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अनेक संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। यानी कि वन्य जीवों को विलुप्त होने, जो हमारे वन्य जीव विलुप्त हो रहे हैं, इनको बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाएं हैं वो कार्यरत हैं, जिसमें से IUCN पहली संस्था जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। इसका जो बच्चों कार्यालय या फिर मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है, और ये संस्था 1963 से वन्य जीव जंतुओं की विभिन्न जातियों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी कर रही है। यानी कि जीव जंतुओं को रिकॉर्ड को रखना ही IUCN का एक कार्य है। ठीक है, समझ में आया ना। अगला टॉपिक बच्चों की अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक देखिए बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट की। एक टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि, और एक हाथी प्रोजेक्ट। ठीक है, ये दोनों हमारे प्रोजेक्ट हैं, हमें इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट में होता है क्या, इसको ध्यान से समझिए। इसमें 1963 में बाघों के लिए एक एक्ट तैयार किया गया। किसके? बाघों के लिए एक एक्ट, बाघों को इंग्लिश में टाइगर कहते हैं, उनके लिए एक एक्ट तैयार किया गया, जिस IUCN की सहायता से शुरू किया गया। इसको किसकी सहायता से शुरू किया? IUCN की सहायता से शुरू किया गया, क्योंकि बाघों की संख्या घटती जा रही है। आज के समय में बाघों के लिए 53 बाघ आरक्षित क्षेत्र है। देखिए, इसे प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, इसमें 1973 में इसको चलाया गया था। इसमें बाघों को सुरक्षा देना है, लेकिन बाघों की संख्या, अब सुरक्षा क्यों देना है, क्योंकि बाघों की संख्या हमारे यहाँ पर घटती जा रही थी, इसीलिए बाघों को सुरक्षा दी गई, उनको एक प्रोटेक्ट किया गया। ठीक है, और इनके आरक्षित क्षेत्रों की अगर बात करें तो 53 आरक्षित क्षेत्र हैं। उनमें से अगर एक दो की बात करें, जैसे कान्हा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश, MP में यानी कि मध्य प्रदेश में, एक काजीरंगा बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये हमारे असम में है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हमारे बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। अगला बच्चों है हाथी प्रोजेक्ट यानी कि एलिफेंट प्रोजेक्ट। ठीक है,
हाथी प्रोजेक्ट में क्या होता है, भारत में जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए, जो हमारा भारत है इसमें जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए 1952 में हाथी परियोजना प्रारंभ की गई। किसमें? 1992 ईस्वी में हाथी प्रोजेक्ट परियोजना जो है प्रारंभ की गई। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 30 हाथी आरक्षित क्षेत्र स्थापित करने का प्रावधान है। इसमें से कुछ अगर हम बात करें तो स्याला हाथी आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है, मैसूर हाथी आरक्षित क्षेत्र जो हमारे कर्नाटका में। समझ में आ गया ना। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान, जिनको इंग्लिश में हम कहते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं इनको समझिए ध्यान से। तो बच्चों जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से आरक्षित होता है। देखिए ऐसा क्षेत्र जो वन्य जीव होते हैं उनके लिए पूर्ण रूप से आरक्षित होता है तथा जहां शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध यानी कि मना होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में जंतुओं या फिर प्राणी जाति तथा पादपों या फिर वनस्पति जाति दोनों को संरक्षण किया जाए। जो नेशनल पार्क होते हैं इनमें हम क्या करते हैं, पौधों को भी संरक्षित करते हैं और जो हमारे एनिमल्स यानी कि जानवर होते हैं उनको भी, प्राणी जाति को भी हम संरक्षित करते हैं। जो नेशनल पार्क होते हैं इनमें किसी भी का भी जाना वर्जित नहीं होता। ठीक है, अगर बच्चों बात करें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इस प्रकार के कुछ नेशनल पार्क हैं हमारे। ठीक है, समझ में आया। अब बच्चों बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म जो है, जो कुछ फुल फॉर्म मैंने इससे पहले भी आपको बता दिए थे, जो मैंने नहीं बताया उनमें से हम पहले बात करते हैं IUCN की। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको आप इसी प्रकार से हिंदी में भी लिख सकते हो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंग्लिश में भी आप, हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हो। दूसरा है IUD, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ठीक है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, अगला बच्चों है RVD। RVD का फुल फॉर्म होता है R फॉर रेड, D फॉर डाटा, V फॉर बुक, RDV रेड डाटा बुक। और दूसरा बच्चों IVF, IVF का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों ये थी पूरी बायोलॉजी, जो कि मैंने आज तक पूरी बायोलॉजी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को मैंने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाकर, पढ़ाकर फिनिश कर दिया है। इससे बाहर आपको बायोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हमको लगता है जो इससे बाहर है, जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, तो मैं जब इसका रिवीजन करवाऊंगा, और जल्दी रिवीजन क्लास शुरू होने वाली है। अगर आपने इसके सारे लेक्चर नहीं देखे तो रिवीजन क्लास को आपको मिस नहीं करना है, एक एक रिवीजन क्लास को देखना है, ताकि आपको बायोलॉजी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई भी एनीथिंग क्वेरी रहती है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, हम आपके लिए तैयार हैं। और आपका कर्तव्य आपको कमेंट करके हमसे क्वेश्चन जरूर पूछना है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।